नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेज में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं इनकम टैक्स पेपर की तैयारी बेहतर तरीके से मात्र 24 घंटे में कैसे करें। आपको मैं जो भी क्वेश्चन बताऊंगा ईमानदारी से आपको तैयार करना है, ठीक है। जैसे आप इनकम टैक्स का पेपर देने जाएंगे तो सबसे पहली बात होती है कि आप किसी भी क्वेश्चन को छोड़ेंगे नहीं, किसी भी क्वेश्चन को आप छोड़ेंगे नहीं। आप अगर किसी भी क्वेश्चन को छोड़ देते हैं तो आपकी कमी मानी जाएगी, आपका कॉपी जो होगी कम नंबर में चेक की जाएगी। कम नंबर में चेक की जाएगी तो कम नंबर मिलेगा आपको, सीधी सी बात है। तो कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। तो लेकिन हम आपको ट्रिक बता रहे हैं 24 घंटे में, और आप 60 से 70 नंबर भी प्राप्त कर सकते हैं, कोई हल्का फुल्का नहीं बता रहे हैं आपको। सबसे पहला क्वेश्चन आपको तैयार करना है, आयकर से आशय। आयकर से क्या आशय है, ध्यान देना है। आयकर से आशय में, आयकर से आशय के बाद आपको विशेषताएं तैयार करनी हैं। इनकी सबकी वीडियो हमारे पास उत्तर की अलग से मिलती हैं, ये भी ध्यान दीजिएगा। जिनको तैयारी करना होगा ऐप डाउनलोड करें, वहाँ पर 1000 रुपये में पूरा इनकम टैक्स सीरियल वाइज से मिलता है। आयकर से आशय और विशेषताएं आपको हमेशा आपके पेपर में पूछा जाता है। अब आयकर से आशय के अंदर ही आ जाएगा आयकर के जन्मदाता कौन है, आयकर के जन्मदाता कौन है, आपको ध्यान देना है। इसको आपको तैयारी आपकी होनी चाहिए, ठीक है। सर जेम्स विल्सन है तो एक क्वेश्चन आपका हो गया। जन्मदाता भी पूछ लग सकता है, आयकर कब से लागू किया गया, 1860 से, ये भी पूछा जा सकता है आयकर के बारे में, ये भी आप ध्यान देंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ दूसरी बात, दूसरा क्वेश्चन आपको क्या तैयार करना है। दूसरा क्वेश्चन आपको तैयार करना है कर निर्धारण वर्ष, असेसमेंट ईयर। इंग्लिश वाले स्टूडेंट जो मान लीजिए देखेंगे वीडियो, मीनिंग ऑफ इनकम टैक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनकम टैक्स, ठीक है। आप देखिए, कर निर्धारण, आयकर से आशय विशेषता, कर निर्धारण वर्ष को असेसमेंट ईयर कहते हैं। उत्तर के लिए अलग से वीडियो मिलेगा, उत्तर यहाँ नहीं बता रहे हैं। और पेपर में जिसको कर निर्धारण वर्ष गत वर्ष ना मालूम हो, गत वर्ष, ये जान लीजिएगा कि आप बड़ी बुरी कंडीशन में हैं। प्रीवियस ईयर जगह गत वर्ष कर निर्धारण वर्ष ना मालूम हो, वो जान लीजिए पेपर देने के काबिल ही नहीं है। पास हो जाना अलग बात है, लेकिन बेसिक चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो अब आपको मैं बताना चाहता हूं 5वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखना है आपको। कुल आय एवं सकल कुल आय टोटल इनकम एंड ग्रॉस टोटल इनकम। हमें प्रश्न लिखना चाहिए था ग्रॉस टोटल इनकम और टोटल इनकम, लेकिन कोई बात नहीं है। पेपर में बहुत पूछा जाता है, इनकम फ्रॉम सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रोफेशन, अदर सोर्सेज, बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज। 4 चैप्टर, 5 हेड होते हैं। पाँचों हेडों को जब ऐड कर दिया जाता है तो ग्रॉस टोटल इनकम उनमें से लेस कर दिया जाता है। क्या लेस कर दिया जाता है? अंडर सेक्शन 80C से 80U के बीच की कटौती
तो उसे कहते हैं टोटल इनकम। 4 क्वेश्चन भी बताया, मैं 5 नंबर डाल दिया हूँ। ये सब बेसिक हैं। अब आपको 5वां नंबर क्वेश्चन तैयार करना चाहिए, करदाता। एसएससी। करदाता किसे कहते हैं? करदाता से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। करदाता किसे कहते हैं? सबका उत्तर मिलेगा आपको अलग से। ये मैं जो बता रहा हूँ इसको पहले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और एकदम आसान लैंग्वेज में उत्तर उपलब्ध कराते हैं। न्यूमेरिकल थ्योरिकल सब अपने पास कोर्स है, पूरा का पूरा चैप्टर, एक एक क्वेश्चन जो आपको कहीं नहीं मिलेगा हमारे यहाँ मिलेगा। पहले आप 5 क्वेश्चन लिखिए, इसको मिटाते हैं फिर आगे चलते हैं। जितना बता रहा हूँ उतना आप तैयार कर लेंगे। अगला आपको लिखना है, 5 क्वेश्चन बताया, 6ठा क्वेश्चन आप लिखेंगे। 6ठे में लिखिए कर वंचना, टैक्स इवेशन, कर वंचना। कर वंचना किसे कहा जाता है? उत्तर तो नहीं बता रहा हूं, लेकिन कर की चोरी, कर अपवंचन के नाम से टैक्स इवेशन बोला जाता है। पेपर में बहुत पूछा जाता है, मैं सच्चाई के साथ बता रहा हूं। 7वां नंबर क्वेश्चन है कर बचाव, टैक्स अवॉइडेंस, अवॉइड करना। ठीक है, कर अवॉइडेंस किसे कहते हैं? इनकम टैक्स के नियमों की त्रुटियां होती हैं कुछ। भाई कोनो बहुत अच्छाई है हमें, तो हमें कोनो कमी भी होगी। हमारी कमी को आप ढूंढ लीजिए, इनकी इनकम टैक्स की कमी को आप ढूंढ लीजिए, तो उसे क्या बोला जाता है? टैक्स अवॉइडेंस। उत्तर अलग से मिलेगा। कर नियोजन बहुत पूछा जाता है, 100% कर नियोजन के बारे में। टैक्स प्लानिंग के बारे में क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। सबके लिए वीडियो उपलब्ध है, सबके लिए क्लास उपलब्ध है अलग से। 9वां नंबर आइए आप, आकस्मिक आय किसे कहते हैं? आकस्मिक आय किसे कहते हैं? कैजुअल इनकम किसे कहते हैं? ठीक है, आपको अपनी कॉपी में लिखना है। ठीक है, 10वां नंबर। 10वां नंबर आपको जानकारी होनी चाहिए। अब जैसे इनकम के बारे में, आय में क्या क्या शामिल किया जाता है, इनकम के बारे में क्या क्या शामिल किया जाता है। इनकम में जैसे मजदूरी शामिल की जाती है। ठीक है, इनकम के बाद आपको ध्यान देना है 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। इनकम के बाद आप थोड़ा आएंगे, पेपर में बहुत पूछा जाता है, एक क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। कर मुक्त आय, एग्जेम्प्टेड इनकम के बारे में। ठीक है, कर मुक्त आय किसे कहा जाता है? ऐसी आय, ऐसी इनकम जिस पर ना तो कोई टैक्स लगता है, ना तो उसे टोटल इनकम में ऐड किया जाता है। ठीक है, आपको मैं बताना चाहता हूं, कर मुक्त आय में पूछता है कि 10 इनकम बताइए
जो कर मुक्त हों, जिन पर टैक्स ना लगता हो, सब पढ़ाया गया है। ऐप्स में पूरा एक एक वीडियो रखा हुआ है, ठीक है। आपको कर मुक्त आय से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है, लॉन्ग में भी शॉर्ट में भी। याद रखना हमारी बात, नहीं तो बहुत पछताओगे और पेपर देने के बाद कहोगे कि हाँ सर आया था, मैंने पढ़ा नहीं था। अब आप आइए 12वें क्वेश्चन पर। एक चैप्टर का नाम है निवास स्थान एवं कर दायित्व। इसका पूरा वीडियो एक एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन पर उपलब्ध है, एक एक थ्योरिकल क्वेश्चन पर उपलब्ध है। इंग्लिश में एक आप बोलते हैं रेजिडेंस एंड टैक्स लायबिलिटीज। निवास स्थान एवं कर दायित्व। निवास स्थान का मतलब होता है जहाँ रहा जाता है, जहाँ आप रह रहे हैं। साधारण निवासी, ऑर्डिनरी रेजिडेंट, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट। एक ही पूरा नियम याद होना चाहिए। व्यक्ति से संबंधित, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली से संबंधित, व्यक्तियों का संघ, व्यक्तियों का समुदाय, इन सभी से संबंधित, ठीक है। इसको आपको तैयार होना चाहिए। थ्योरी पूछता है, बहुत सारे बच्चे हमसे बोलते हैं हम तो थ्योरी लिख देंगे, और सही मैं बता रहा हूँ थ्योरी अच्छे से वही लिख सकता है जो उसको न्यूमेरिकल अच्छे से आता होगा। पास होना अलग बात है, 30 नंबर, 35 नंबर, 38 नंबर, 37 नंबर, 40 नंबर, 45 नंबर, 46 नंबर पा जाएंगे। लेकिन अगर आपको 60, 55 के ऊपर लाना है तो आपको अच्छे से लिखना पड़ेगा। आप बता दीजिए निवास स्थान एवं कर दायित्व के बारे में सीरीज से पढ़ करके क्या हासिल कर लोगे। आपको एक एक टॉपिक पढ़ना पड़ता है, तो हल्के में मत लेना। बहुत जो हल्के में लेते हैं वही गिरते हैं। अब आवे ये 13वां नंबर क्वेश्चन। ये पूरा थ्योरी है। कृषि आय एवं प्रकार। एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चरल मतलब क्या होता है? पूरा चैप्टर थ्योरी का ही है। 20 नंबर का क्वेश्चन हर साल पूछता है, यहाँ पर 20 नंबर, 15-20 नंबर का क्वेश्चन। कृषि आय के टाइप्स बताइए, टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम। पेपर में बहुत पूछा जाता है, सवालें भी हैं, वो भी आसान चैप्टर है इनकम टैक्स का। आपको पता होना चाहिए एग्रीकल्चरल इनकम कर मुक्त है। यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपके पेपर में ऐसे पूछ लेगा, और आपका कर्तव्य है कि आपको लिखना है, प्रकार बताना है, समस्याओं का हल बताना है। अब आते हैं आगे, थोड़ा अब आगे आते हैं, ठीक है। इतना हो गया, 13 नंबर तक हो गया। अब आगे आते हैं। आपको अपनी कॉपी में लिखना है सैलरी से संबंधित कौन क्वेश्चन पूछा जाता है। शॉर्ट में पूछेगा तो वेतन से आशय, मीनिंग ऑफ सैलरी। वेतन से आशय आपसे पूछेगा, शॉर्ट में पूछेगा तो। अब आपको ध्यान दिया जाए भत्ता क्या होता है, अलाउंसेस। मैं आप सभी स्टूडेंट को इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं कि एक एक क्वेश्चन के पूरा वीडियो इनकम फ्रॉम सैलरी, HC मेहरोत्रा की किताब, SBPD राजीव बंसल की किताब, और त्यागी वाली किताब SBPD संजय, जिसमें लिखा रहता है एक एक क्वेश्चन का भैया लोग पूरा वीडियो उपलब्ध है हमारे पास, एक एक क्वेश्चन के। जिनको भी पढ़ना होगा कभी बाद में भी, डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स, ठीक है। आपको मैं बताना चाहता हूं भत्ता क्या है। इस भत्ते में कौन कौन सा होता है?
फुली एग्जेम्प्टेड मतलब पूर्णतः कर मुक्त, पार्टली एग्जेम्प्टेड मतलब आधा कर मुक्त आधा कर योग्य, ठीक है। आंशिक जो मैंने बताया, पूर्णतः कर योग्य 3 प्रकार के होते हैं, उसके बारे में जानकारी। सवाल कोई रोक नहीं सकता, यहाँ से हर साल एक सवाल पूछा जाता है। अब पेपर में लगा पाएँ ना लगा पाएँ, लेकिन हमारे यहाँ पूरी व्यवस्था उपलब्ध है, जिनको भी ज़रूरत हो। लेकिन फीस भी लेते हैं, फ्री में नहीं देते हैं, पहले बता दूं, नहीं तो भैया फ़ोन करने लगो तो हम पागल भी हो जाएंगे। भत्ता में सबसे ज़्यादा आपको का महत्व है HRA का। मकान किराया भत्ता का सूत्र याद होना चाहिए, सूत्र याद होना चाहिए। सूत्र नहीं याद है तो कुछ नहीं होगा। पेपर में बहुत पूछता है मकान किराया भत्ता क्या है, सूत्र लिखिए। पेपर में ना पूछे, लेकिन जो सवालिया पूछा रहेगा उस सवालिया के अंदर इसे घुस के बैठा रहेगा ये ना, जैसे बिल में सांप बैठा रहता है, उसी के अंदर ये घुस के बैठा रहता है, और आपको नहीं आएगा निकालना तो आप जानेंगे। अनुलाभ आपको लिखना है। क्या अनुलाभ क्या है बताओ भैया? परक्यूसाइट्स। भत्ता और अनुलाभ, भत्ता होता है वेतन के अतिरिक्त जो नकदी दिया जाए, कैश जो पेमेंट किया जाता है वर्कर को, उसे भत्ता बोलते हैं। अनुलाभ के का बोलत भैया? अनुलाभ बोलते हैं जो सुविधा दी जाती है, जैसे आप नौकरी करने कहीं जाएंगे तो आपको कार की सुविधा दे दी जाए, आपको रहने के लिए कमरा दे दिया, कमरे के लिए पैसा दिया जाए तो भत्ता में आएगा। समझ में आ रहा है? चलते हैं आगे। और भत्ते भी कई प्रकार के होते हैं, ठीक है। इनकम, इसके बाद एक चैप्टर होता है अवकाश ग्रहण, मतलब वेतन से अवकाश ग्रहण, रिटायरमेंट ऑफ, वहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछता है। पेंशन के बारे में पूछता है, तो पेंशन के बारे में आप पढ़ लेंगे। अब अगला क्वेश्चन आपको लिखना है हाउस प्रॉपर्टी में, इसी में पेंशन आपसे पूछता है बहुत ज़्यादा। मकान संपत्ति से आशय क्या क्या शामिल किया जाता है? इसमें आपको लिखना है ग्रॉस एनुअल वैल्यू। एनुअल वैल्यू बहुत पूछा जाता है। एनुअल वैल्यू का निर्धारण कैसे होता है? हाउस प्रॉपर्टी का जब चैप्टर शुरू किया जाता है, सवाल से पहले RCA लागू होगा, RCA लागू नहीं होगा, उससे संबंधित तमाम बिंदुओं पर हमने बात की है, जो चैप्टर पढ़ाया है। बहुत पूछा जाता है। और ये भी बता दूं मैं, वार्षिक मूल्य पूछा जाता है तो बच्चे बहुत कम लिख ही पाते हैं, बहुत कम ही ऐसे बच्चे होते हैं जो लिख लेते हैं। तो वार्षिक मूल्य का आप तैयार कर लेंगे। एनुअल वैल्यू के बारे में पूछा जाता है बहुत ज़्यादा। और आपको मैं अब आगे बताना चाहता हूं व्यापार क्या है, पेशा क्या है। ध्यान दीजिएगा, थ्योरी पूछी जाती है, पेशा जैसे होता है व्यापार एवं पेशे से, पेशा क्या होता है? प्रोफेशन, जैसे डॉक्टर, वकील, इंजीनियर पेशे के अंतर्गत आते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट आते हैं, वही होता है पेशा। अगला है इसमें पूंजी लाभ चैप्टर होता है। ध्यान दीजिएगा, पूंजी लाभ, कैपिटल गेन का मतलब क्या होता है? पूंजी लाभ का मतलब क्या होता है? पेपर में बहुत पूछा जाता है पूंजी लाभ, बहुत ज़्यादा, कैपिटल गेन के बारे में। संपत्ति के हस्तांतरण से होने वाला लाभ पूंजी लाभ कहलाता है, कैपिटल असेट्स कहलाता है, कैपिटल गेन कहलाता है। 2 प्रकार के होते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, अच्छे से जहाँ चैप्टर मैंने शुरू किया है इसका जब मैंने पढ़ाया हुआ है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, अल्पकालीन पूंजी लाभ और दीर्घकालीन पूंजी लाभ में अंतर आपको याद होना चाहिए। जब आपको अंतर याद होगा तभी कुछ कर पाएंगे, अन्यथा कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं दावा करता हूं
पेपर में पूछा जाता है। मैं यहाँ उत्तर तो नहीं बता रहा हूँ, लेकिन पेपर में पूछा जाता है और जाता रहेगा। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि इन थ्योरी को तैयार कर लेंगे। न्यूमेरिकल का जैसे कैपिटल गेन वाला आसान चैप्टर है, हाउस प्रॉपर्टी वाला आसान चैप्टर है, बिजनेस प्रोफेशन वाला आसान चैप्टर है। 1-2 न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करना पड़ेगा बस, ठीक है। ये सब आप तैयार कर लेंगे। अब एक चैप्टर का नाम है अन्य साधनों से आय, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, उसका भी बता देते हैं। आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस से आ से समझना चाहिए। ऐसी इनकम अन्य साधनों से आए, ऐसी आय जो पिछले 4 हेड में नहीं शामिल हुई है। पेपर में पूछता है 10 इनकम बताइए जो अदर सोर्सेज में शामिल होती है। विचार करिएगा, तैयार करिएगा, ना तैयार हो तो हमारे पास सभी दवाई उपलब्ध है। अब आपको समझना होगा, अब आपको समझना होगा कि आपको याद होना चाहिए, जैसे TDS के बारे में, उद्गम स्थान पर कर की कटौती, उद्गम स्थान पर कर की कटौती, चूक में करदाता, डिफॉल्ट असेसी, चूक में करदाता, डिफॉल्ट असेसी के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए ना। उसके बाद अर्थदंड पेनाल्टी के बारे में जानकारी होनी चाहिए। इनकम टैक्स अथॉरिटीज, आयकर प्राधिकारी के बारे में भी आपको जानकारियां होनी चाहिए। अगर आपको जानकारी नहीं है आयकर अधिकारी के बारे में तो पेपर में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो इसे आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे। बाकी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो छूटे भी हैं, जो मैं यहाँ नहीं बताना चाहता हूँ। इतना तैयार कर लेंगे तो मैं दावा करता हूँ 24 घंटा बहुत होता है, 24 घंटा बहुत होता है। याद रखिएगा, 24 घंटे का मतलब ये मत समझिएगा कि कल पेपर है तो आज तैयार कर लें। 24 घंटा पढ़ना पड़ेगा। इस वीडियो को यहीं पर हम समाप्त करते हैं।